कर रहे हैं भाई साहब आज आप। मैं तो बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझ में और आप में एक फर्क है। फर्क यह है कि मैं पूरे बैच पढ़ाने तक ऐसी ही एनर्जी में रहता हूं, और आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो एनर्जी में रहते हैं, और उसके बाद आपकी एनर्जी लगातार छीण कम होती जाती है, और यही एक कारण है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारी कैलविन एप्लीकेशन की पूरी नई टीम के साथ, जिसमें हम इस महीने के लाइव बैच शुरू कर रहे हैं। मैं मैथ पढ़ाने वाला हूं, हमारे गोपाल सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हमारे पीयूष सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, कमेंट लगाओ यार, ठीक है, और हमारे अभिषेक सुमन सर, विवेक यादव सर जीएस पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की ये पहली फर्स्ट लाइव क्लास है दोस्तों। बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में भी। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है एक बहुत कमजोर बालक को जीरो से उठाने में। जो बालक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसको पहले से बहुत कुछ आता है, उसको तो कोई भी पढ़ा देगा। ठीक है मेरे दोस्त, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। उससे पहले मैं आपको दो चार चीजें बताना चाहूंगा कि ये जो सिलेक्शन की जो जर्नी है, जो कंपटीशन की जर्नी है, जो कंपटीशन है, ये ऑन ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं, ये बच्चे के दिमाग में है। असली जो कंपटीशन होता है स्टूडेंट का, वो खुद से होता है, अपने दिमाग के साथ होता है। एक्चुअल में जब भी अगर आप चाहे सीजीएल का फॉर्म आए, चाहे सीएचएसएल का फॉर्म आए, चाहे सीपीयू का फॉर्म आए, अमूमन लाख की संख्या में फॉर्म जाते हैं। सीएचएसएल के 35 लाख फॉर्म, सीजीएल के 25 लाख फॉर्म। वैकेंसी कितनी होती है? 8 से 10 हजार मात्र वैकेंसी होती है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, इन 25-30 लाख बच्चों में से आपको मुश्किल से 1 लाख बालक भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो ढंग से पढ़े हुए हों, जिन्होंने ढंग से पूरा सिलेबस किया हो, जिन्होंने ढंग से मेरे दोस्तों रिवीजन किया हो, जिन्होंने डेली पढ़ाई करी हो, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हो, जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाए हो। मात्र जो क्वेश्चन है, मात्र जो कंपटीशन है, वो 1 लाख बच्चों के बीच में होता है, और उन 1 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे सिलेक्शन लेके निकलते हैं। यानी कि 35 लाख में से आप 34 लाख बच्चे तो निकाल ही दो, काम के बच्चे 1 लाख बच्चे। 1 लाख बच्चे वाकई में मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, और उसके बाद काम आता है उनकी स्ट्रेटजी, बच्चे का पढ़ाया हुआ कंटेंट, उसका फोकस, उसका थोड़ा सा लक, और एग्जाम प्रेशर को झेलने की क्षमता। ये 4-5 चीजें अगर आपके पास है तो ही आप एक नौकरी लेके निकलेंगे। कुछ चीजें अच्छी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं मैथ स्पेशल बैच में, जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो लाइव मैथ स्पेशल ये वही बैच है जिससे पढ़ के सीजीएल 2020 के रैंक 1 निकली, सीजीएल 2021 का रैंक 1 निकला, सीजीएल 2022 का रैंक 1 निकला, सीएचएसएल के लगातार कई सालों के टॉपर्स निकले हैं। और इस बार तो बहुत अच्छी बात है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही हैं। चाहे हम बात करें एसएससी सीजीएल में, एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर की 3000 वैकेंसी हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी लगभग 500 वैकेंसी हैं, टीए की वैकेंसी भी बहुत ज्यादा हैं। राम राम भाई, प्लस माइनस से शुरू करो भाई। बैच भाई जीरो टू हीरो है, -2 नहीं है। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बैच है जीरो से हीरो। मैं पढ़ाऊंगा जीरो से बेटा, माइनस से नहीं कि मैं आपको गिनती भी सिखाऊं, वो आपको पहले से आनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी एग्जाम में अगर इस लेवल के सवाल आते हैं ना, तो टीचर शुरू तो जीरो से करता है, जीरो से नीचे से भी पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन वो कभी बालक को यहां तक पहुंचाता ही नहीं। और जब बालक यहां तक पहुंचता ही नहीं, इसलिए बच्चे सालों साल प्री तो पास करते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा मेंस में फेल होते जाते हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी में घुस जाओ, आप मुखर्जी नगर में आओ, तैयारी करने वाले बच्चों से पूछो, उसमें आपको 90% बालक ऐसे होंगे कि मैं 2 साल से प्री निकल रहा है, मेरा 3 साल से प्री निकल रहा है, मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 5 नंबर से रह गया, मेरा 6 नंबर से रह गया। बार बार उनका मेंस ही क्यों अटक जाता है? क्योंकि कभी उन्होंने मेंस क्लियर करने लायक ढंग से पढ़ाई नहीं। उनका फोकस एक ही चीज पर रहा, बस सिलेबस पूरा करने पे, जल्दी जल्दी सिलेबस निपट जाए। बेटे जल्दी सिलेबस निपटाने के चक्कर में बालक खुद ही निपट जाता है। जीरो टू हीरो अकेला ऐसा बैच है जिसको पढ़ने के बाद ना आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है,
ना आपको अलग से कोई कैप्सूल बैच लेने की जरूरत है, ना आपको कोई मेंस स्पेशल करने की जरूरत है, ना आपको कोई पीडीएफ सॉल्व करने की जरूरत है। जितना मैंने आपको क्लास में खड़े होकर पढ़ा दिया ना, पत्थर की लकीर है, उससे बाहर एग्जामिनर की 7 पीढ़ी मिलके भी नहीं सोच सकती कि पेपर आएगा। इंग्लिश के, जीएस के, रीजनिंग के, कभी ये टीचर्स खुल के नहीं कहते कि बस ये कर लो जो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं खुल के कहता हूं कि जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल उतना करके चले जाओ। एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, एक शब्द बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल जो है एज इट इज आपको पेपर में चीजें देखने को मिलेंगी, बस डाटा चेंज होगा। ठीक है दोस्त। तो मैं भाई दूसरे अध्यापकों की तरह केवल आपको यहां से लेके यहां पे नहीं छोड़ूंगा कि आपको इतने ये जो स्ट्रगल है ये आपका कभी पूरा ही ना हो। बच्चे का ये गैप कभी पूरा ही नहीं हो पाता, इसलिए उसका मेंस निकलता ही नहीं है। मैं मेरे दोस्तों शुरू करूंगा जीरो से। मैं आपको साइड हीरो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको पूरा हीरो का रोल दिलवाऊंगा, ना मैं आपको विलन बनाऊंगा। ठीक है भाई। तो हम जीरो से मेरे दोस्तों हीरो बनेंगे और फिर हीरो से सुपरस्टार तक का सफर तय करेंगे। बहुत लंबी जर्नी है। एक ही चीज की बस मुझे आपसे जो है डिमांड है कि आप डेडिकेशन बनाए रखें, जोश बनाए रखें। आपने देखा है कि जिस एनर्जी से आज मैं बोल रहा हूं, आप मेरी 100वीं क्लास देखेगा उसमें भी मैं इसी एनर्जी के साथ बोलूंगा। मेरी आवाज उतनी कड़क रहेगी, मैं उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं उसी स्पेस से पढ़ाऊंगा। लेकिन बालक ढीले पड़ जाते हैं भाई। ढीला नहीं पढ़ना है, जो ढीला पड़ गया वो मर गया। 1 साल चाहिए, बस 1 साल की आग चाहिए बेटा, 1 साल का डेडिकेशन चाहिए। देखो 2024 के एग्जाम तो शुरू हो चुके हैं। अब 2024 के पेपर्स को तो आप भूल ही जाओ, निकला निकला, नहीं निकला नहीं निकला। आपका टारगेट होना चाहिए 2025 में होने वाले सारे पेपर्स और 2026 में होने वाले सारे पेपर्स। इन 2 साल में एक सरकारी नौकरी लेके निकलना ही निकलना है। मैथ और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, 100%। देखो बहुत सारे बालक अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं ना, बीटेक करी होती है, उनकी स्कूलिंग भी अच्छी होती है, तो वो यूट्यूब से भी तैयारी कर लेते हैं, वो सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं। लेकिन हर बालक ऐसा नहीं है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं। ज्यादातर बालक ऐसे जिनको सिलेबस पढ़ने के लिए, समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए, कंटेंट का फ्लो जानने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। और टीचर अगर सही गाइड करे तो बच्चा धारदार है, और अगर टीचर सही गाइड ना कर पाए, सही से पढ़ा ना पाए, तो बालक खुट्टल है। टीचर पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आप एक ऐसी ट्रेन में चढ़ चुके हो मेरे साथ जो आपको सीधा मंजिल पे ले जाके छोड़ेगी, बस मंजिल पे ले जाके छोड़ेगी। एक ही चीज की बस आपसे डिमांड है, एनर्जी बनाए रखें, जोश बनाए रखें। जोश बहुत जरूरी है, और अभी तो आप जवान हो बेटा। ये जोश नौकरी से पहले भी चाहिए, नौकरी के बाद भी चाहिए, तभी हमारा देश सुधरेगा। ठीक है। ये पहली लाइव क्लासेस चैप्टर की जो यूट्यूब पे फ्री चल रही है। एक ना अपना सेपरेट स्पेस बनाओ। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में एक अपनी अलग डेस्क बनाओ। अगर आप घर पे रह के पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक अलग कोना चुन लो, चाहे वो कमरे का कोना हो सकता है, घर की छत हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है। उसमें ना एक चीज अपने सामने ना, चाहे अपनी कॉपी में रखो, चाहे अपने पर्स में रखो, कहीं भी एक चीज मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह लिख लीजिए, 4-5 पॉइंट करके लिख लीजिए कि नौकरी क्यों चाहिए, नौकरी क्यों चाहिए। एक पेज, एक चिट ऐसी बना लो जो आपको बार बार दिखाई देते रहे। जैसे आप अपने पढ़ाई करने के रूम में घुसे, सामने आपकी सबसे पहले नजर जाए, जिस पे लिखा रहे नौकरी क्यों चाहिए। पहला, कि जो भी आपकी समस्याएं, हर किसी की अलग अलग हो सकती है, कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा, मैं माताजी पिताजी के लिए कुछ करना चाहता हूं। तीसरा, कि मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूं। चौथा, कि मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ा के कामयाब करना है। पांचवा, कि मेरे अलावा मेरी फैमिली को कोई देखने वाला नहीं है। जो भी, हर आदमी का परिवार अलग अलग है, हर किसी की समस्या अलग अलग है। जो भी 9-10 मेन पॉइंट हैं जो आपके जीवन में एक्चुअल में चल रहे हैं, उनको सामने लिख के अपने सामने रखिए। यकीन मानिए बहुत गहरी बात है ये। जब वो 24 घंटे में से आपको बार बार दिखाई देगा, बार बार, कि आप एंटर के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि फोकस मुझे नौकरी क्यों चाहिए, वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा पढ़ाई करते रहने के लिए। मैंने भी ऐसा किया है भाई। ये चीज आप जरूर करें लंबे टाइम तक डेडिकेट रहने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त।
दूसरी बात कि बच्चों को मेरे दोस्तों एक समस्या बहुत आती है नींद की, कि बच्चे सोते बहुत है। जवानी में ना बड़ी अच्छी नींद आती है। पहली बात, दोपहर में सोना बंद करिए, दिन में सोना बंद करिए। दिन में कतई नहीं सोना है। अगर आप दिन में 30 मिनट 40 मिनट आधे घंटे 1 घंटे के लिए सोते हैं तो एक्चुअली वो सर में दर्द कर देता है। अगर आप दिन में सोते हैं तो 1.5 घंटे की नींद लीजिए। 1.5 घंटे में आदमी का शरीर पूरा नींद की स्टेज पे पहुंचता है, तब उसका दिमाग खुलता है। नींद 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा है। और मैं सही मायने में बताऊं कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे को पर डे, प्रतिदिन 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। 8 से 12 घंटे की। बच्चे पूछते हैं ना कि सर हमें कितना पढ़ना चाहिए? कम से कम अगर आपका टारगेट है एसएससी सीजीएल और आपका टारगेट है कि मुझे 1 साल के अंदर निकालना है, क्योंकि पूरा प्रोसेस लगभग 1 साल में होता है, प्रतिदिन 8 से 12 घंटे की पढ़ाई चाहिए पर डे। मैथ की मैं आपकी 2 क्लास लूंगा, 2 क्लास में आपके लूंगा मेरे दोस्तों। 1.5 घंटे में आपको अर्थमेटिक मैथ पढ़ाऊंगा, अंक गणित, और 1.5 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ। यानी कि पर डे 3 घंटे की आपकी क्लास होगी। और 3 घंटे की क्लास करने के बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बस घर पे जाके 10-10 मिनट रिवीजन कर लिया करो, 20 मिनट रिवीजन। क्योंकि बेटे जितना जरूरी पढ़ना है ना, उतना ही जरूरी रिवीजन भी करना है कि आपको पढ़ाया क्या गया है, उतना जरूरी रिवीजन भी करना है। सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होती है। मैं पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूं, 2 दिन की छुट्टी। बेटा 2 दिन आपके पास मौज नहीं लेनी है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ना ही आपके पास पैसा खर्च करने के लिए। मौज लेने के लिए अगर पिज्जा भी खाना होता ना तो 400 रुपए का पिज्जा आ रहा है बेटा। पेट खराब करने वाले गोलगप्पे तो 10 के 3 आ जाते हैं। लेकिन बेटा जो गोलगप्पे वाकई में टेस्टी होते हैं ना, वो 20 रुपए का एक आता है ना। तो मौज तो कतई लेनी नहीं है, बस हाँ इतना आपको माइंड का एंटरटेनमेंट कर लेना है कि टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, है ना। एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट नहीं करना, स्ट्रेस ना हो जाए पढ़ाई करते करते, उससे बचने के लिए थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना है। बात आई समझ में? हर क्लास के बाद 10 मिनट आप रिवीजन करिए। सैटरडे संडे में जो भी आपके सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, जो भी एप्लीकेशन पे आपको सर ने पढ़ा है, पूरा रिवीजन कर लो, पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए, पूरा का पूरा, है ना। क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा समस्या आती है भूलने में। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद, जैसे हमने परसेंटेज शुरू किया है, हमारा परसेंटेज खत्म हो गया। परसेंटेज खत्म हो जाने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मैथ्स बाय गगन प्रताप। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। या तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या फिर बुक्स हमारी जो है वो बुक्स भी है मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन की, प्रैक्टिस किंग के नाम से। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय गगन प्रताप। जैसे अगर कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो ये बुक है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। इसमें मैंने सीजीएल के पिछले 5 सालों के पूछे हुए सारे एक टाइप के 1-2 सवाल डाल दिए विद सॉल्यूशन, हिंदी इंग्लिश भाषा में। जिन बच्चे का मैथ कमजोर है वो ये बुक ले लो, ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ ऑलरेडी मेरे दोस्तों मैंने अपलोड कर रखी है। हर एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, जैसे परसेंटेज खत्म हुआ, आप रैंडम ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वाइज, रैंडमली कोई भी 50 सवाल उठाओ, रैंडमली कोई भी 50 सवाल उठाओ पूरे चैप्टर से, और उन 50 सवालों को सॉल्व करो। केवल उन्हीं 50 सवालों को सॉल्व करो। अगर आप 50 में से 46-47 सवाल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। यह करना है। उसके बाद उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में सवाल कैसे आ रहे हैं, एक्चुअल हमने क्या पढ़ाया है। जनरली अगर आपने क्लास ढंग से देखी होंगी तो आप 50 के 50 सवाल खुद से कर पाएंगे। ये केवल मैं मैथ के नहीं बता रहा, ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं कि आप ये चीज हर सब्जेक्ट में कर सकते हो रैंडमली। जिस दिन आपका सिलेबस 60% खत्म होने लग जाए कि भाई मेरा सिलेबस जो है
लगभग 60% हो गया। मैंने अर्थमेटिक के भी 5-7 चैप्टर कर लिए, मैंने एडवांस के भी 2 दिन चैप्टर कर लिए हैं, और मेरा सिलेबस आधे से ज्यादा हो चुका है। उस दिन से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट। लेकिन मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगाओ। पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करने की बजाय, पीडीएफ से प्रैक्टिस करने की बजाय, बालक ये समझ ही नहीं पाता कि पीवाईक्यू मॉक टेस्ट से करे भाई। वो मॉक टेस्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे। डबल फायदे होते हैं। डबल फायदे कैसे? पहले तो ये एक्चुअल एग्जाम वाली आपको फील आएगी, एक्चुअल एग्जाम वाली फील आएगी कि भैया एक्चुअल एग्जाम जैसे मैं दे रहा हूं। दूसरा मेरे दोस्तों कि कंप्लीट रिवीजन होगा सब्जेक्ट का, कंप्लीट रिवीजन। और ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि मॉक टेस्ट जो है वो केवल आपको दे के अपना स्कोर चेक करके बात खत्म हो गई। हर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसकी एनालिसिस भी करनी है। आपको उसकी एनालिसिस भी करनी है कि आपने कितने सवाल सही करे, कितने गलत करे। जो सवाल आपने सही करे उनमें आपने कितना टाइम लिया। जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में बार बार गलत हो रहा है, जैसे कि बेईमान दुकानदार का सवाल बार बार गलत हो रहा है, तो उसको जाके दोबारा से पढ़ लिया। लगाने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं। स्टार्टिंग में आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं वो 2 दिन में एक लगाना है, हर 2 दिन में एक, हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट, यानी कि 1 दिन छोड़ के लगाना है। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए पूरा, तो आपको मॉक टेस्ट पर डे लगाना है। मॉक हर दिन लगाना है, हर दिन। और मॉक टेस्ट लगाना किसका है मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनेगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, केवल उसी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो कि भैया मेरा प्राइम टारगेट सीजीएल है, तो सीजीएल के मॉक टेस्ट लगाओ। जब आप सीजीएल के ढेर सारे मॉक टेस्ट लगा लो 50-60, तो भाई सीजीएल के बंद कर दीजिए फिर आप, है ना। ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाने के बाद सपोज आपने 50+ मॉक टेस्ट लगा लिए, फिर आप दोस्तों सीएचएसएल के मॉक टेस्ट लगाइए, सीएचएसएल के मॉक टेस्ट लगाइए। कुछ मॉक टेस्ट आप सीपीओ के लगाइए, है ना। ऐसे सफल करते रहिएगा मेरे दोस्तों। तो ये चीज आपको करनी है। टाइम बहुत लगता है बेटा, टाइम तो देना पड़ेगा ना। तुम्हारा टाइम बुक है क्या? बताओ। तुम्हारी 15-20 गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारा टाइम की कमी है तुम्हारे पास। तुमको पत्थर तोड़ने जाना होता है सुबह, मजदूरी करने जाना है, कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। अरे तुम ही तो भारत में ऐसे आदमी हो जिनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। और है कोई आदमी? सर बेसिक अप्रोच के साथ क्वेश्चन करवाएंगे क्या? नहीं, बेसिक अप्रोच नहीं, एग्जाम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम अप्रोच के साथ, जैसे एग्जाम में करने चाहिए। आपको बेसिक अप्रोच या एडवांस अप्रोच नहीं सीखनी है, आपको एग्जाम अप्रोच सीखनी है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। बहुत सारे टाइप ऐसे होते हैं किसी चैप्टर में जो बहुत आसान होते हैं, वो भी पढ़ना है। बहुत सारे टाइप मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट भी पढ़ना है। बहुत सारी चीजें मुश्किल भी होती हैं, उनको छोड़ना नहीं है बेटे, वो भी पढ़ना है। बच्चा आसान चीज को तो बहुत मन से लेता है, लेकिन थोड़ी सी भी जहां मुश्किल चीज शुरू होती है बच्चा भन बना जाता है। ऐसा नहीं करना। थोड़ी मेहनत जरूर ज्यादा लगेगी, पर आप करिए, वो मुश्किल चीज भी पढ़िए। एक बात और कि मैथ शुरू करने से पहले 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करो। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद करो, वर्ग। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के बेटे स्क्वायर याद करो। बात आई समझ में? करना ही पड़ेगा भाई। क्लियर? जैसे 36 का स्क्वायर 1296 याद होना चाहिए भाई पहले से। 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के मेरे दोस्तों आपको क्यूब यानी कि घन याद करने। 1 से लेके 30 तक, 25 तक भी कर सकते हो, क्यूब यानी कि घन याद करने। ठीक है ना? चलिए, 1 से लेके 30 तक के आपको टेबल्स याद करने। टेबल्स, पहाड़े, टेबल्स याद करनी है। याद होनी चाहिए तभी काम चलेगा। और टेबल्स का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पता है कि 19 निम्मा 171 होता है, 19 निम्मा 171 होता है, ये टेबल नहीं है।
टेबल्स याद करने का मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि 171 19 निम्मा होता है। इस तरीके से आपको टेबल याद होनी चाहिए। बात आई ना समझ में? 1 से लेकर 30 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। दूसरा मेरे दोस्तों कि बच्चों को डेसिमल से बहुत डर लगता है, दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो बेटा दशमलव की ना डेली की डेली बहुत सारी एप्लीकेशन भी होती हैं, कैलकुलेशन की बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं, गूगल पे बहुत सारे क्विज भी हैं। तो डेसिमल की मेरे दोस्तों आपको क्या करनी है, डेली जो है कैलकुलेशन की, डेली जो है दशमलव की कैलकुलेशन, जोड़ने घटाने की अलग से मेरे दोस्तों, जो जिसकी बहुत ज्यादा कमजोर है। गूगल पे भी है बहुत सारे क्विजेस, एप्लीकेशन भी हैं। 10 से 12 मिनट प्रैक्टिस करनी, ज्यादा नहीं कहूंगा, मात्र 10 से 12 मिनट, मात्र 10 से 12 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। यह काम आपको करना पड़ेगा, तोते की तरह रटना पड़ेगा दोस्तों। कुछ चीजें होती हैं, जब तक आप ये चीज नहीं कर लेते तब तक आप गणित सीखने के लिए अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो। ये चीज मेरे दोस्तों आपको पहले कर लेनी है। अगली बात पे आते हैं कि कंपटीशन क्या है। देखो मेरे दोस्तों, एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, मैं अगर बात कहूं आज के टाइम के हिसाब से पिछले 3-4 साल का मैं ट्रेंड बताऊं तो इजी टू मॉडरेट पेपर आता है। एसएससी का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आता है मेरे दोस्तों, यानी कि बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि इसकी वजह से गधे घोड़े सब बराबर हैं। हर किसी आदमी को लगता है कि भैया ये एसएससी तो बहुत आसान है, मैं भी इसका पेपर दूंगा, मैं भी करूंगा। सब बच्चे तैयारी करते हैं, सब कोचिंग करते हैं, सब टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। कट ऑफ बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है, एसएससी के एग्जाम की कट ऑफ बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है। यानी कि अगर आपको एक ढंग की नौकरी चाहिए, ढंग की नौकरी चाहिए मेरे दोस्तों, कि आपको इंस्पेक्टर पोस्ट भी मिल जाए, आपकी ज्वाइनिंग भी ऐसा ना हो कि आप हो तो राजस्थान के और आप पहुंच गए बेंगलोर में, चेन्नई में, जहां आपका मन नहीं लग रहा। तो ढंग की नौकरी चाहिए मेरे दोस्तों। तो 80% तो मेरे प्यारे भाई 80% से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा, 80% से ज्यादा स्कोर। ये बात आप समझ लीजिए। 80% 10वीं 12वीं में नहीं आए बच्चों के, कंपटीशन में लाने पड़ेंगे। 80% तो 10th 12th में नहीं आते बेटा, कंपटीशन में आपको लाना पड़ेगा और आपकी ढंग की नौकरी चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों अगर हम बैंकिंग के पेपर की बात करें, बैंकिंग का पेपर जो होता है, चाहे आप आईबीपीएस पीओ लीजिए, आईबीपीएस क्लर्क लीजिए मेरे दोस्त, एसबीआई पीओ लीजिए, एसबीआई क्लर्क लीजिए, वहां का जो पेपर है, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग में बहुत बड़ी बड़ी पजल आती हैं, उनका पेपर बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल कंपैरेटिवली एसएससी के मुकाबले इनका पेपर 3-4 गुना मुश्किल होता ही होता है, 3-4 गुना। चाहे मैथ की ले, चाहे इंग्लिश की ले, चाहे रीजनिंग, तीनों ही सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, तीनों ही सब्जेक्ट की, बैंकिंग की। तो बैंकिंग के पेपर में इस वजह से कट ऑफ बहुत कम है, कट ऑफ बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम कट ऑफ है। मतलब जितने नंबर पे बैंकिंग के पेपर में लोग टॉप कर जाते हैं ना, इतने नंबर में एसएससी के एग्जाम की जो है कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती। निगेटिव मार्किंग भी है। आप एसएससी का कोई भी पेपर दीजिए, सभी में निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग सभी में। अगर आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो एक सवाल सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, मेंस की बात कर रहा हूं मैं। और आप अगर गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग बैंकिंग में भी होती है। जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, सीडीएस, एनडीए, एफकेट की तरफ, जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं सीडीएस, एनडीए, एफकेट की तरफ, है ना, उनका जो पेपर है मेरे दोस्तों, उनका जो पेपर है वो भी मेरे दोस्तों मुश्किल ही आता है। मतलब एसएससी के मुकाबले उनका पेपर अच्छा आता है, इसलिए इन एग्जाम्स की कट ऑफ भी कमी होती है। ये वो पेपर हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं हर साल। ये वो एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, ये ऐसे पेपर हैं जिनका एग्जाम हर साल होगा। चाहे वैकेंसी कम आए ज्यादा आए, लेकिन पेपर हर साल होगा।
टाइम से पेपर होगा, टाइम से नोटिफिकेशन आएगी, टाइम से रिजल्ट निकलेगा। इसके अलावा जितने भी पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं, है ना, जैसे आपने मान लिया पुलिस का पेपर, मान लीजिए यूपी कांस्टेबल का पेपर, कि भैया मेरी जिंदगी का मकसद है यूपी कांस्टेबल बनना। यह पेपर है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। आज भर्ती आ गई तो अगले 5 साल तक कोई भर्ती नहीं आने वाली। रेलवे के पेपर लीजिए, रेलवे का पेपर ले लीजिए। आज अगर रेलवे का पेपर हो गया है ग्रुप डी का, तो मानो अगले 2-3 साल तक कोई पेपर नहीं होने वाला। यानी कि भैया केवल इन एग्जाम्स को तो अपनी जिंदगी का मकसद बनाना ही नहीं चाहिए, जो सरकार की कृपा पे निर्भर हैं, जो आपकी मेहनत पे निर्भर नहीं है, सरकार की कृपा पे निर्भर हैं। भाई किसी आदमी का दिन खराब है, चलो, या घर में कोई अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, उसका पेपर ठीक नहीं गया, उसने तैयारी करी ग्रुप डी की, अब बोला कि भैया मैं अगले साल जो है पेपर दूंगा, अगले साल तो पेपर होना ही नहीं है, वो तो पेपर कई साल होगा। आपको क्या लगता है कि यूपी कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसी आई थी, जो पेपर लीक हो गया, ये पेपर अब करवा लेंगे, तो आप मुझे बताओ इसके बाद यूपी कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी? अगले चुनाव से पहले भर्ती नहीं आने वाली। और इन 4-5 सालों तक बालक तैयारी करता रहेगा। अगर उसी टाइम वो यूपी कांस्टेबल से हटके सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ इन एग्जाम में ध्यान लगाता तो उसका सिलेक्शन ना हो जाता। आप टीचर का कोई भी पेपर दो, टीचर का कोई भी पेपर, आज भर्ती आ गई, कई सालों तक कोई भर्ती नहीं आने वाली। चाहे बिहार टीचर की बात करो, और स्टेट के एग्जाम्स हैं वो तो लीक होते रहते हैं। कंफर्म एक बार पेपर हो गया, लीक होगा, लीक होने के बाद दोबारा होगा। यानी कि जो प्रोसेस एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस में 1 साल में होता है, वही सेम प्रोसेस स्टेट एग्जाम में 2 से 3 साल में होता है। तो ये जो एग्जाम है ना बच्चों, ये आपको साइड में रखने चाहिए, साइड बाय साइड तैयारी करो। बिल्कुल सिलेबस इनका वही है जो आपका बाकी एग्जाम का, लेकिन इनकी तैयारी साइड बाय साइड करनी चाहिए। कभी आपको अगर तैयारी करनी है तो एसएससी के एग्जाम, आप कहोगे सर हम तो 12th लेवल की तैयारी करेंगे, तो भाई 12th लेवल की तैयारी तो सीएचएसएल पढ़ो, सीपीओ पढ़ो। आप सीपीओ का मेरे दोस्तों तैयारी करो। अगर कोई बच्चा सीपीओ की तैयारी कर लेता है ना, सीपीओ दिल्ली पुलिस, तो एसएससी जीडी का पेपर दे देगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर देगा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के पेपर दे देगा। बात आई समझ में? यूपी कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल के पेपर दे देगा एक सीपीओ की तैयारी करके। लेकिन कभी बालक सीपीओ को ध्यान में करके इनपैक्ट का रहता है। ऐसे नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना? तो टारगेट करो एक ठीक ठाक एग्जाम को, ठीक ठाक एग्जाम को ध्यान में रख के 1 साल तक पढ़ोगे। 1 साल बहुत बड़ा समय होता है, उसके नीचे बतेरे एग्जाम है वो अपने आप कवर हो जाएंगे। टारगेट ही आप छोटा बना लोगे तो काफी परेशानी है भाई। ओके, ये कुछ चीजें मुझे बतानी थी। हाँ, अब आप पूछ सकते हैं कि आप लोगों के क्या डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों के क्या डाउट हैं। ऐसी जॉब बताएं जिसमें हेट ना हो। क्या कह रहे हो? इंग्लिश स्ट्रेटजी प्लीज। सर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो बहुत कम चांस है कि आप खुद से उसको सुधार सकते हैं। आप एक टीचर के पास जाइए, गोपाल सर या पीयूष जो है हमारे जयदीप सर हैं, टीचर के साथ जुड़ो। इंग्लिश का सिलेबस उतना लंबा नहीं, उतना ज्यादा लंबा बैच इसका होता नहीं, 5 से 6 महीने में खत्म हो जाता है। उसके साथ आप करते रहो, रीडिंग की थोड़ी थोड़ी आदत बनाओ। इंग्लिश के लिए आपको यही करना है। सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है। पहली बात, एक कमजोर नाम आपके अपने आगे से हटा दो। जब तुमने खुद को यह मान ही लिया कि मैं कमजोर हूं, तो तुम तो ऐसे ही फेल हो गए बेटा, है ना? कमजोर मैथ, पहली बात तो मैं गणित में कमजोर हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे साथ बहुत समस्या। ये कहना, यार रोना धोना बंद करो। वो मोदी जी का मीम सुना? हाँ आवाज आ रही है, रोना बंद करिए आप लोग। वो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर मारता हूं मैं। कमजोर अपने आप को कहना बंद करो बेटे। 8वीं पास करी है ना, 9वीं पास करी है ना, 10वीं पास करी है ना, 11वीं पास करी है ना, 12वीं पास करी है ना। कैसे पास हुई, कैसे पास हो गई? कमजोर नहीं हो आप ठीक हो। आपने कभी उस लगन से, उस मेहनत से, उस डेडिकेशन से सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं। आपको वैसे टीचर मिले ही नहीं जैसे मिलने चाहिए थे।
लेकिन आज आपको वैसा टीचर मिल गया है जो आपके पास होना चाहिए था स्कूल टाइम में, आज मिल गया है। स्कूल के टीचरों से भी ज्यादा स्लो है ना, उनसे भी ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अरे यार सर, बिना हाइट वाला जॉब एसएससी, बिना हाइट वाला जॉब। जी, बच्चे का डाउट है बिना हाइट वाला जॉब। मैं एक एक बच्चे का डाउट लूंगा, टेंशन मत लो बेटा, हमारे पास पूरा टाइम है आज की क्लास में। बिना हाइट वाला जॉब, अगर आप एसएससी का पेपर देते हैं मेरे दोस्तों, तो सीबीआई और नारकोटिक्स, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपको बहुत ही अच्छा फिजिकल चाहिए। आपकी आंख भी 6x6 होनी चाहिए, आपकी हाइट लेंथ चेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर टॉप नॉच होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी पेपर हैं, चाहे जितनी भी पोस्ट है, जैसे कि जीएसटी का हो गया है ना, इनकम टैक्स वाला हो गया, इनकम टैक्स, इनमें बहुत ही मिनिमल जो है फिजिकल है। मतलब आपको एक साइकिलिंग करनी है, बाकी आंख का भी कोई चक्कर नहीं, चश्मा वस्मा लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम मेरे दोस्तों। केवल सीबीआई और नारकोटिक्स की पोस्ट में ही एसएससी में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का फिजिकल और मेडिकल होता है। हाँ, अगर किसी बच्चे की आईसाइड कमजोर है भाई, या और कोई फिजिकल समस्या है मेरे दोस्तों, तो भैया उसके लिए डेस्क जॉब सबसे बढ़िया है। गर्ल्स के लिए भी डेस्क जॉब जो है वो सबसे बढ़िया है। डेस्क जॉब में मेरे दोस्तों आता है सबसे पहले आपका डीए, डिविजनल अकाउंटेंट। डीए, डिविजनल अकाउंटेंट। डीए एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको अपने होम स्टेट में आसानी से पोस्टिंग मिल जाती है। हालांकि डीए 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जैसे भाई जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब आप कहोगे सर ये क्या है मेरे दोस्त? देखिए, इसमें सैलरी थोड़ी सी कम होती है उनके मुकाबले, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये चूज करते हैं। अब किसी को एक जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा है मुंबई में, बच्चा है बेचारा बिहार दरभंगा का, जाना नहीं चाहता, तो क्या करता है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के डीए ले लेता है। बिहार में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, सैटरडे संडे घर चला जाता है घूमने, क्योंकि आसान रहेगा ना, अपना होम स्टेट मिल गया, अपने लोगों के बीच में रहेगा, प्रॉपर डेस्क जॉब है, ऑफिस में बैठ के आपको पंखा के नीचे काम करना है। उसके अलावा एएसओ इन सीएसएस, जो हमारा केंद्रीय सचिवालय है मेरे दोस्तों, उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डेस्क जॉब है। ये वो जॉब है जिनमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है ना, आपसे कोई सामान्य आम आदमी मिलने नहीं जाएगा, आपसे बस दो लोग मिलेंगे, आपके सीनियर, आपके जूनियर, और कभी कभार नेता चक्कर मारते हुए आ जाते हैं पॉलिटिशियन ऑफिस में, बस। ठीक है। अगली पोस्ट है एएसओ इन एमईए। एएसओ इन एमईए, ये अकेली ऐसी पोस्ट है जिससे आपकी फौरन जो है पोस्टिंग हो सकती है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो शायद आपको इंडोनेशिया या मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यहां पे जो है विदेश मंत्रालय में जाने का मौका मिले। और भी बहुत सारी पोस्ट है, टीए वाली पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट, बहुत ज्यादा वैकेंसी इसकी आती है। टीए, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी, सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट। ठीक है मेरे दोस्तों। आजकल वैसे जीएसटी और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी डेस्क जॉब की तरह, इनमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको रेड मारनी है। जीएसटी और इनकम टैक्स जो आईटीआई है, ये भी मेरे दोस्तों डेस्क जॉब की ही तरह ही हैं। ओके। अगर आप पीओ बनते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर, तो आपकी जो कोस्टल एरिया में पोस्टिंग रहेगी, समुद्र के किनारे, मुंबई में, गुजरात में, इस तरीके से पीओ, ये चीज आप देख लीजिएगा। एएसओ इन एमईए सैलरी, देखो अगर आप एमईए में जाते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, तो जिस भी देश में आप जाते हो उस देश की करेंसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। भारत में रुपया चलता है, हर देश में तो रुपया नहीं चलता है ना। अब यहां तो, यहां हम, जैसे मैं इंडोनेशिया गया था घूमने, वहां लाख लाख रुपए होते हैं, यहां से वहां जाएगा तो कितना लगेगा, 1 लाख लगेगा भाई, है ना। लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज में 400-500 रुपए ही है। तो हर कंट्री के हिसाब से मिलता है। एक मोटा मोटा माने कि सपोज आपके यूरोप के किसी कंट्री में आपकी पोस्टिंग हो जाती है एमईए के थ्रू, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 5 लाख के आसपास रहेगी पर मंथ, 5 लाख, लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से होता है।
जिस हिसाब से सैलरी उस हिसाब से खर्चा भी होगा। ये बैच 2024 और 2025 दोनों के लिए है। आजकल ईडी बहुत फेमस है, लेकिन ईडी डेस्क जॉब नहीं है, ईडी एक फील्ड जॉब है। ईडी तो रेड मारने जाते हैं ना मेरे दोस्तों, ईडी ईडी एक फील्ड जॉब है जिसमें आपको डेली तो नहीं, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन आपको जो है रेड मारने जाना ही है, किसी पॉलिटिशियन पे, अधिकारी पे, अपने दोस्त, हो सकता है आपको अपने रिश्तेदार के घर पे रेड मारने जाना पड़ जाए। ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस की टाइमिंग अलग अलग रहेगी। सर मैथ्स का सिलेबस कितने महीने में खत्म हो जाएगा? बच्चा डाउट पूछ रहा है मैथ्स का सिलेबस कितने महीने में खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर आपको वाकई में सिलेबस खत्म करना, दो चीजें होती है, सिलेबस खत्म करना और पूरा सिलेबस पढ़ना। तो भैया सिलेबस खत्म करने वाले तो आजकल ऐसे भी लोग हैं जो 200 रुपया में और 3 महीने में सिलेबस खत्म कर देते हैं, लेकिन वो सिलेबस के साथ साथ बालक को भी खत्म कर देते हैं। अगर आपको प्री प्लस मेंस, क्योंकि आजकल प्री है क्वालिफाइंग, प्री के नौकरी नहीं लगती, नौकरी प्री से लगती नहीं है, नौकरी तो उसकी लगेगी बेटा जो मेंस में अच्छा स्कोर करेगा। प्री के तो मार्क्स ही ऐड नहीं होते भाई आजकल। तो अगर आपको प्री प्लस मेंस कंप्लीट एक ही बार में ऐसा पढ़ना है कि मैं एक ही बार पेपर दूं तो मुझे दिक्कत ना आए, ऐसा नहीं कि पहले मैंने 6 महीने प्री का बैच पढ़ा मैथ स्पेशल, लेकिन मेंस के सवाल नहीं होते, फिर मेंस का अलग से पढ़ रहा हूं, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर अगली बार दूसरे टीचर से कर रहा हूं, ये नहीं करना। तो बेटा कम से भी कम आपको 7 से 8 महीने का समय लगेगा, 7 से 8 मंथ का समय लगता ही लगता है, अगर आपको ढंग से मैथ पढ़ना है, ढंग से। किसी बच्चे को जल्दबाजी बहुत ज्यादा है कि भैया मैं तो नहीं दे सकता 7-8 महीने, मुझे तो जल्दी जल्दी पढ़ना है, मैथ पहले से मजबूत है, तो लाइव क्लास में ना पढ़े, है ना। किसी बच्चे का मैथ पहले से बहुत अच्छा है और वो जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहता है, एक दिन में कई कई वीडियो देख के, फिर वो रिकॉर्डेड क्लास से पढ़े, कैरियर एप्लीकेशन पर जो हमारे रिकॉर्डेड क्लास होती हैं वो क्लास भी अवेलेबल है। जो हम लाइव बैच में पढ़ाते हैं तो लाइव बैच पूरा हो जाने के बाद जो उसकी रिकॉर्डेड क्लास होती है वो हम बच्चों को दे देते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास से पढ़े जिसको 2-3-4 महीने में खत्म करना है, क्योंकि लाइव क्लास में हम पढ़ाएंगे तो 7 से 8 महीने लगेगा, क्योंकि एक ही बार पढ़ाएंगे और ढंग से पढ़ाएंगे, एक ही बार पढ़ाएंगे ढंग से। सीडीएस एग्जाम के लिए मैथ ही होगी? यस बिल्कुल, अच्छा डाउट पूछा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए मेरे दोस्तों, आप भारत का कोई भी एग्जाम दो, मैं आपको नाम गिना देता हूं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीडीएस, एनडीए, एफकेट। उसके बाद आप कैट का पेपर दीजिए, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, टीजीटी, पीजीटी, बिहार दरोगा, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एमपीएसआई, उड़ीसा कांस्टेबल, उड़ीसा दरोगा, जितने भी पेपर हैं, ये जितने भी एग्जाम है, जिनमें भी मैथ आता है, जिनमें भी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इसी बैच से कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा एमटीएस के लिए अलग मैथ पढ़ना पड़ेगा, सीडीएस के लिए अलग मैथ पढ़ना पड़ेगा, सीजीएल के लिए अलग मैथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं। एक ऐसे लेवल पे आपको सेट कर दूंगा, पेपर कोई भी हो मैथ यही लगेगा, बैच यही पार करवाएगा, इस पेपर पे, इस लेवल पे मैं आपके छोड़ूंगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में टाइपिंग जरूरी है? यस। अगर आप कोई भी 4600 ग्रेड पे की जॉब लेते हैं, अगर आप कोई भी 4600 ग्रेड पे की जॉब लेते हैं, डेस्क जॉब है तो सभी में यस आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, है ना। ये तो प्री के बाद मीन्स से पहले जो आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है उनमें आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि टाइपिंग जो पेपर 12th के बाद होते हैं उनमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है। इन जितने भी पेपर्स लिखे हुए हैं उनमें आपको टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, डिफेंस जॉब में नहीं चाहिए, डिफेंस में नहीं, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में टाइपिंग जरूरी है। सर 12th के बाद कौन सा पेपर दे सकते हैं? देखिए 12th के बाद आप एमटीएस का पेपर दे सकते हैं, आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे सकते हैं, सीएचएसएल का पेपर दे सकते हैं। 12th के बाद आप ग्रुप डी का पेपर दे सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे सकते हैं, ग्रुप डी का।
आप एसएससी जीडी का पेपर दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हैं। 12th वाले बच्चे को हाइट नहीं है, कौन सी जॉब मिलेगी मैंने बता तो दिया, सीबीआई और नारकोटिक्स के अलावा जितनी भी डेस्क जॉब हैं, इवन जीएसटी एक्साइज, आपको सारी मिलेंगी भाई। डोंट टेक टेंशन भाई। प्रॉपर तैयारी के लिए आपको 1 साल लग जाएगा अगर आप बहुत कमजोर हैं। बेटे देखो, जो बीटेक वाले बच्चे कोई एनआईटी से पढ़ा है, कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ा है ना, किसी ने बीबीए एमबीए कर रखी है, तो बेटे वो 6 महीने भी कर लेगा। हर बालक को एक तराजू में नहीं नाप सकते ना, हर आदमी की सीखने की क्षमता अलग होती है। सीजल एग्जाम तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। देखिए आपका सीजल 2024 का पेपर होना है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के मंथ में होना है। तो हमारे पास ये समझिए कि 4-5 महीने हैं, इनमें सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, हालांकि उतना पूरा हो जाएगा कि आप पेपर दे आए। एक्चुअल में हम 2025 और 2026 के एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, सही मायने में देखा जाए तो। जो बच्चा 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो एक्चुअली 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर चुका है। जो बच्चा अब 2024 की तैयारी में लगा है तो भीड़ से बहुत पीछे है और इसका सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है, कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी 6 महीने पहले से ही 2024 के पेपर्स की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। जी, और किसी का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। सीजल एज कितना है? देखिए 18 के बाद और 27 से पहले, 18 to 27, 18 से 27 ये एज है बेटा। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। अगर ये जनरल कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी की अगर आप ओबीसी हैं तो +3 कर लीजिए, यानी कि 18 साल से 30 साल का उम्र का व्यक्ति पेपर दे सकता है, सारे ही। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं मेरे दोस्तों तो आपको +5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी कि 18 से 32 साल की उम्र का व्यक्ति ये सारे ही पेपर्स दे सकता है जो भी मैंने आपको गिनाए। ठीक है, तो रिजर्वेशन काफी ज्यादा है। सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, मैथ एकदम 0 है, कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई नूर आलम, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो ये तो कंफर्म सी बात है कि आपको साइंस साइड वाले बच्चे के बराबर मैथ नहीं आता। आपको करना क्या है कि आपको जो साइंस वाला बच्चा है, मैथ वाला बच्चा है, उससे ज्यादा मेहनत करनी है। देखो मेरे दोस्त ध्यान सुनेगा, आप हो यहां पे क्योंकि आप आर्ट से पढ़े हो और ये बच्चा ऑलरेडी यहां पे मैथ, ये मैथ से पढ़ा है, 10th में भी मैथ है, 12th में मैथ है, बीटेक भी करी है ना, अच्छी इसकी स्कूलिंग रही है। आप डेली 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 इतना इतना चीज कवर करते हो, ये बच्चा डेली डेली इतना छलांग मारता है, इतना। क्या आप कभी इसकी बराबरी कर पाओगे? कभी जिंदगी में इसकी बराबरी कर पाओगे? आप जितना पढ़ के आगे निकलोगे आपसे और आगे निकल चुका होगा, है ना। तो बेटे बराबरी तभी होगी जब अगर आपका आर्ट वाले हो, मैथ कमजोर है, आप मैथ के साथ साथ इंग्लिश में बीट करने की कोशिश करो। इंग्लिश में कि भाई मैथ में आप एक सर्टेन 90% स्कोर कर सकते हो, आप नहीं कर सकते 99-100% स्कोर। इंग्लिश में आपको करना होगा। अब कोई बालक ये कहने लगे सर हम आर्ट के हैं, मैथ तो हमने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, इंग्लिश हमारी बचपन से कमजोर है, जीएस हमको याद होती नहीं और रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं, बताओ नौकरी कैसे लगेगी हमारी। तो बेटे ऐसे मत बनो। एक चीज तो कम से कम तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, या तो मैथ हो या इंग्लिश हो या फिर रटने की ताकत हो। भाई जीएस में स्कोर कहीं ना कहीं एक जगह तो आपको मैथ वाले को पटकनी देनी ही पड़ेगी। भाई वो अगर इतनी छलांग मारा एक दिन में 2-2.5 घंटे पढ़ रहा है तो आपको बेटा इतनी इतनी छलांग मारनी पड़ेगी, तब जाके एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों बराबर लेवल पे आ पाओ। लेकिन हर बालक के अंदर एक चीज तो होनी ही चाहिए स्पेशल, बिल्कुल सपाचट हर सब्जेक्ट में हो, तो ऐसे बालक का तो बहुत मुश्किल है बेटा, काम बहुत मुश्किल है। हाँ जी बताइए। हाँ सर बता दो, ये वीडियो बाद में देख सकते हैं या नहीं, अमित कुमार जी कह रहे हैं। देखिए ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास खत्म हो जाने के कुछ मिनट के बाद जब ये इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, वो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो गई तो वो क्लास नहीं देख पाएंगे।
हर लाइव क्लास खत्म हो जाने के बाद रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, आप जब चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार उसको रिपीट कर करके देख सकते हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कमाई, अगर आज के टाइम पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कमाई की बात करें तो लगभग 73,000 सैलरी मिल रही है, 73,000 के आसपास सैलरी मिल रही है सारे ही इंस्पेक्टर को। जितनी भी इंस्पेक्टर पोस्ट हैं उनको लगभग 73,000 के आसपास सैलरी है। अगर वो बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई में, है ना, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, इस तरीके से 73,000 के आसपास। जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, पीओ, सीबीआई, लगभग 73,000 रुपए आपकी सैलरी है। सर डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव नहीं है इस समय मेरे दोस्तों, ना तो आपका कोई इंटरव्यू होना है ना ही आपको कोई डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना है। इस समय एसएससी के जितने भी पेपर हैं वो वनडे एग्जाम की तरह हैं, वनडे एग्जाम की तरह। ना तो आपको कोई इंटरव्यू होगा ना ही कोई आपको ऐसे लेटर लिख के अपनी लिखने की क्षमता की प्रतियोगिता करनी है। वनडे एग्जाम की तरह जिसका जितना ज्यादा हाई स्कोर आएगा, जो जितने ज्यादा नंबर लेके आएगा, और सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय पोर्शन आएंगे, कोई भी थ्योरेटिकल सवाल आपसे नहीं आएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, विकल्प वाले, ऑप्शंस वाले। जो जितना ज्यादा स्कोर करेगा उसको उतनी बढ़िया नौकरी मिलेगी, दैट्स इट। ना कोई इंटरव्यू है और ना ही मेरे दोस्त कोई डिस्क्रिप्टिव है। ओके सर, 12th में हूं, किस में ग्रेजुएशन करना चाहिए बता दो प्लीज। अगर आप 12th में हैं और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं लेकिन आपको करनी गवर्नमेंट जॉब ही है, तो ऐसी ग्रेजुएशन करें जिसमें आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऐसी आप एक डिग्री ले लें जो नाम भर की हो, जिसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी 12वीं के बाद चलती रहे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे। मेंस के बाद इंटरव्यू भी होगा, मैंने बता तो दिया, नो इंटरव्यू नो डिस्क्रिप्टिव, कुछ नहीं है। अब कट ऑफ 80% प्लस है। सबसे अच्छी बेटा मैक्सिमम सैलरी है 73,000। इससे ज्यादा अगर आपको तनख्वाह चाहिए स्टार्टिंग में तो वो नहीं मिलने वाली आपको गवर्नमेंट जॉब में। ये मैक्सिमम सैलरी है बेटा। सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब में वो टीचर्स की होती है, टीचर्स की होती है भाई। अगर मैं एक्चुअल सैलरी की बात करूं इन हैंड, तो दिल्ली में एक 12वीं क्लास को फिजिक्स मैथ पढ़ाने वाला टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, एक एसडीएम से ज्यादा तनख्वाह लेता है, कमिश्नर से ज्यादा तनख्वाह लेता है। सबसे ज्यादा सैलरी भारत में सरकारी टीचर्स की है, प्रोफेसर्स की सबसे ज्यादा है। सर इनकम टैक्स वर्सेस ईडी, हु इज मोर पावरफुल एंड बेटर? आज की गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे दोस्तों इनकम टैक्स केवल एक डेस्क जॉब है। मैं अगर आपको सीधे सीधा कहूं कि आप ये समझो कि इनकम टैक्स में जाके बहुत भौकाल आएगा, किसी को भी झापड़ मार सकते हो, किसी का भी अकाउंट नंबर आप मांग लोगे, कुछ भी चेक करने लगोगे, ऐसी चीजें नहीं होती हैं वास्तविकता में, वो केवल फिल्मों में दिखाया जाता है। जब से ऑनलाइन हुआ है सिस्टम, तो आपको सारा काम ऑनलाइन ही करना है, कंप्यूटर पर बैठ के। अगर आपको किसी बिजनेसमैन की, किसी क्लाइंट की कोई जानकारी चाहिए तो आप उसको प्रॉपर मेल लिख के मंगाते हो, मैसेज वगैरह आप चेक करते हो, दैट्स इट। तो एक डेस्क जॉब ही बन चुका है एक तरीके से। ईडी इस समय बहुत ज्यादा स्कोप है मेरे दोस्त ईडी का, है ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा देखते हो रेड पड़ रही है, तो इस समय ईडी ज्यादा पावरफुल है ना। ईडी हर कोई जानता भी है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से काम भी कर रही है। ईडी को उतनी छूट, उतनी पावर, ईडी ने कभी उतना रिकवर भी नहीं किया पैसा जो पिछले 10 सालों में हुआ है। तो इस समय ईडी इज बेटर देन पावर के मामले में, ठीक है। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। जी, सैलरी मैंने आपको बताई दी है। सर बैंकिंग के लिए पीवाईक्यू, हाँ जी, बैंकिंग के पीवाईक्यू भी मैं सीट में डालूंगा। एमईए के लिए कितनी रैंक चाहिए? देखो मेरे दोस्तों, अगर आपको टॉप पोस्ट चाहिए मेरे दोस्तों, टॉप पोस्ट एएसओ इन एमईए सीएसएस, तो आप टारगेट करें कि अंडर 500 आपकी रैंक आए। अगर वैकेंसी अच्छी खासी है तो 500 के अंदर आपकी रैंक आए, ये आपको टारगेट करना पड़ेगा। टॉप पोस्ट जैसे आपको एग्जामिनर चाहिए, है ना, एमईए चाहिए, सीएसएस चाहिए, तो आपको अंडर 500 रैंक लानी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूं।
हाँ जी सर, मेरी डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन से, सीजल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन हो चाहे फर्जी एजुकेशन हो चाहे नकल छाप हो, अगर आपने एक सही सी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, जो यूनिवर्सिटी सरकारी रिकॉर्ड में मान्य है, आपकी डिग्री कामयाब है, आप दे सकते हैं सीजल का पेपर। सीट इस बार काफी ज्यादा है। सीजीएल की पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है? देखिए, सीजीएल की पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर कट पहले जाने से पहले, इस समय एसएससी की किसी भी पोस्ट में ट्रांसफर नहीं है। एक बार आपकी पोस्टिंग जहां हो गई, ये भूल जाइए कि 10-15 सालों से पहले आप वहां से हट सकते हो, ट्रांसफर नहीं है। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के अगर आप चेन्नई चले गए तो आपको चेन्नई चले गए। ऐसा नहीं कि आप ये एप्लीकेशन डाल दो डिपार्टमेंट में कि मेरी जो है मेहरारू जो है मेरी पत्नी वहां यूपी में रहती है, मैं यहां रहता हूं, मन नहीं लगता, रात को याद आती है, वहां भेज दो, झापड़ा मारा जाएगा आपको। इवन ये तक कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, ये भी बहुत ही कम चांस है कि ये एप्लीकेशन भी कंसीडर करी जाए। सीधा कह देंगे जॉब छोड़ दो, चलो अपना संभालो माँ बाप को, ठीक है। तो इसलिए इस ट्रांसफर है ही नहीं। एक बार आपकी जो पोस्ट लग गई वहीं पर आपको काम करना है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि बार बार पेपर देते रहते हैं, है ना। जो भाई जिसको बढ़िया जॉब लग गई लेकिन वो है बहुत दूर, यहां घर से अपने 1000 किलोमीटर दूर है, तो दोबारा पेपर देता है अपने होम स्टेट में आने के लिए। इसलिए कंपटीशन और ज्यादा है कि फ्रेशर भी पेपर देते हैं, रिपीटर भी पेपर देते हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि एक बार में ही अच्छी रैंक आ जाए, क्योंकि नौकरी ना लगने तक दुख है नौकरी का, और नौकरी लगने के बाद दुख है घर के पास ना होने का। क्योंकि कुछ समय के बाद नौकरी, काम, धंधा, तनख्वाह सब नॉर्मल हो जाता है, बहुत नॉर्मल, आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार में अच्छी रैंक लो, इस नजरिए से तैयारी करो एक बार में। आगे को मत टालो कि भैया पहले कोई नौकरी मिल जाए, पहले एक नौकरी मिल जाए। छोटी मोटी सेंटेंस ने इतने बच्चों को नौकरी के बाद डिप्रेशन में मतलब रखा है, खुश नहीं रखा, जिसकी कोई हद नहीं। सर आईबी और एनआईए की भी जॉब प्रोफाइल बता दीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, ये अपना अलग से भी पेपर कराते हैं, इनकी वैकेंसी बहुत थोड़ी आती है, इनमें भी बहुत अच्छा फिजिकल और मेडिकल होता है, दोनों पोस्ट में ही। सर टैटू के साथ सीजीएल में कोई दिक्कत? टैटू के साथ सीजीएल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीपीओ में दिक्कत है ना। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि टैटू वैटू ज्यादा ना रखें, बड़ा टैटू ना बनवाएं कोई बॉडी पे। अगर कोई बहुत बड़ा टैटू है वो हट सकता है तो हटवा लीजिए, ठीक है ना, बेवजह कि आपको बाद में परेशानी फेस करनी पड़े। हाँ, ग्लासेस अलाउड हैं, चश्मे अलाउड हैं। तो मतलब साउथ इंडियन को एडवांटेज है होम पोस्टिंग का, विष्णु जी कह रहे हैं। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वहां से बहुत कम छात्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बहुत कम छात्र कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया में, यहां बहुत ज्यादा लोग तैयारी करते हैं। तो अगर आपको सपोज साउथ के किसी स्टेट में जाना भी पड़ता है तो वहां जो आपको स्टाफ मिलेगा वो सारा नॉर्थ इंडिया का ही मिलेगा। ये मत समझो कि आप केरला में चले गए तो वहां पे आपको ऑफिस में केरल के लोग काम करते हुए मिलेंगे, नहीं, अपने बिहार के, यूपी के, चंडीगढ़ के, राजस्थान के, यहीं के लड़के मिलेंगे। इक्का दुक्का है जो साउथ के लोकल लोग आपको वहां पे काम करते हुए मिलेंगे, ठीक है, कि वो बहुत ही कम लोग तैयारी करते हैं। तो ऑफिस के अंदर आपको इन्वायरमेंट घर जैसा ही लगेगा, प्रॉब्लम है ऑफिस के बाहर आने के बाद। सर कॉन्सेप्ट किंग बुक आउट ऑफ स्टॉक। कॉन्सेप्ट किंग बुक की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम जितनी प्रिंट करवाते हैं वो जो है दोपहर दोपहर में पूरी निकल जाती है, तो हमारी जो है लगातार वो प्रिंट हो रही है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस पढ़ते टाइम आप डेली के डेली नोट्स बनाओ। जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं डेली नोट्स बनाओ, उसका केवल आपको कंसेप्ट का नोट्स बनाना है ना। नोट्स कैसे बनाना है मैं वो भी बता देता हूं कि बेटा कंसेप्ट का नोट्स बनाओ, केवल कंसेप्ट थ्योरी फॉर्मूला लिखो खुद से। और जो सवाल आपको क्लास में मुश्किल लगे, भाई एक क्लास में मुश्किल से 2-3 सवाल ही मुश्किल करवाते हैं, बाकी इजी होंगे, मॉडरेट होंगे, केवल उनका नोट्स बनाओ। हर किसी को कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने एक बहुत अच्छी चीज कर दी है कि चैप्टर, ये रिफ्रेश करना, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद
जैसे हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया, तो खत्म हो जाने के बाद परसेंटेज की जितनी भी क्लासेस हुई उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, हमने एक स्टूडेंट को ही जो तैयारी भी कर रहा है उसी को बेचारे को लगाया है कि वो नोट्स भी बनाता रहेगा साथ साथ, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप बहुत ज्यादा आलसी हैं, है ना, और नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो ये जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, एसएससी की सबसे पॉपुलर बुक है, सिलेक्ट स्टूडेंट्स की फेवरेट है। इस बुक को आप मंगा लीजिए, मैथ्स कॉन्सेप्ट की। इसमें मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी फॉर्मूला शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, वो सारे इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट है विद डायग्राम, इस तरीके से कलरफुल वे में सब कुछ इसमें बारीकी से लिखा हुआ है, जैसा मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। केवल इसमें एग्जाम्पल्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में थोड़े ज्यादा करवाऊंगा ही, आपको पता है। अगर मैं बात करूं तो पूरा मैथ सिखाने के लिए, पूरा मैथ अर्थमेटिक एडवांस का हर एक चैप्टर कंप्लीट सिखाने के लिए मैं आपको 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा। 4000 प्लस क्वेश्चंस होंगे इन क्लास में। और मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि इन 4000 सवालों को करके कोई भी बच्चा, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो या फिर नकल छाप हो, गणित सीख सकता है। पूरे मैथ में 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। हर चैप्टर की जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, मैं वो करवाऊंगा हर चैप्टर की। जैसे अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस लाभ हानि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि डिस्काउंट छूट बट्टा। अर्थमेटिक अंक गणित में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला लाभ हानि छूट, तो इस चैप्टर के मैं आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है भाई। सर किस एज हो गई है, क्या करें? वो तो तुम डिसाइड करोगे क्या करें, पढ़ाई करेंगे कि कुछ और करेंगे। क्या करना है आप डिसाइड करो, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, कहां से करना है मैं बताऊंगा, कब करना है मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले डिसाइड करो करना क्या है। ठीक है, टाइम बहुत है मेरे दोस्तों आपके पास। शाम को ही क्लास आपकी होगी, 8 बजे क्लास होगी, डेली क्लास होगी। सर जॉब करने वाले स्टूडेंट मिनिमम कितने आवर्स पढ़े? देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो वर्किंग हैं, अगर उन्होंने एक बार भी कोचिंग नहीं की है और उनको इतने ज्यादा जानकारी भी नहीं है, तो भैया फिर तो उनको कुछ महीने के लिए जॉब से साइड हट के तैयारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर एक बार सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, जानकारी है, सब्जेक्ट्स की जानकारी है, तो अगर आप उसके बाद 3 घंटे भी पढ़ते हैं सफिशिएंट है जॉब वाले बच्चे। ऐसा नहीं कि आप सालों साल घर पे बैठ के तैयारी करते रहे, 1 साल ढंग से तैयारी कर लो, उसके बाद जॉब करना शुरू कर दो, कोई भी छोटी मोटी प्राइवेट, कोई फैक्ट्री में काम करने लगो, चाहे डेली का 2-3 घंटे पढ़ोगे, उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। घर पे सालों साल बैठने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत है, 2025 के सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, 1 साल से भी ज्यादा का समय है। निश्चिंत होकर तैयारी करो, समय बहुत है, समय की कोई कमी नहीं है। सीजल प्रीलिम्स 2024 नवंबर के महीने में होगा, अक्टूबर नवंबर के महीने में होगा, अक्टूबर एंड में। ओके, बहुत सारे डाउट्स आप सर, बिजनेस के साथ कैसे पढ़ें? कौन सा बिजनेस कर रहे हो, चूना लगाने का? पढ़ना एक अलग चीज है, व्यापार करना एक अलग चीज है। डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, एक टाइम पे एक ही करें। झारखंड पुलिस का मैथ, बेटा किसी भी पुलिस का मैथ इसी से होगा। झारखंड पुलिस में अलग से कोई सवाल नहीं आता कि कोई स्पेशल नौकरी है ना, कि कुछ स्पेशल चीज पूछेगा। नथिंग इज स्पेशल इन झारखंड पुलिस एंड यू, समझे? वही चीज पूछी जाएगी, वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आएगी। ओके, न जाने कितने ऐसे पेपर होते हैं जिनमें 30, 40, 50 वैकेंसी होती हैं, अलग से थोड़ा ना पढ़ना होता है उनमें। जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, गणित गणित होता है बेटा। झारखंड पुलिस का, यूपी पुलिस का गणित अलग नहीं है, सेम ही गणित है। एक ही बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। सीक्वेंस के हिसाब से सिलेबस पढ़ेंगे, पहले अर्थमेटिक फिर एडवांस, बिल्कुल सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, टाइप वाइज टाइप। ठीक है, उसकी टेंशन आप ना लें। क्लास पीएनजी
क्लास पीएनजी नहीं देंगे, क्लास पीएनजी का उतना फायदा नहीं है। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का ये लेक्चर मैंने आपको आज गाइड किया कि भाई क्या क्या हम करने वाले हैं। कल से हम इस बैच में क्लासेस शुरू करेंगे। मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स का जवाब भी दिया है ना। आज हम यही छोड़ते हैं। कल से कोई बकवास, कोई मोटिवेशन, कोई ये चीज नहीं होगी। ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों कल। हमारा जो है ये बैच शुरू हो गया आज से। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर करो कि 21 मई से गगन सर का जीरो टू हीरो मैथ स्पेशल लाइव बैच शुरू है ना। परसेंटेज से ढंग से पढ़े मेरे दोस्त, है ना। एक ही बार पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा और नौकरी लगवा के दिखाऊंगा, ठीक है भाई। बस थोड़ा सा जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उसकी 10% 20% मेहनत से की बस गुजारिश है आपसे, ठीक है भाई। कल से केवल